आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली और आज खास प्रोग्राम खुली बहस में हम बातचीत करेंगे मुसलमानों से जुड़े हुए मसलों की, उन मसलों की जिनके बारे में बातचीत तो हमेशा होती है, लेकिन वो मसले आज भी खड़े हैं और उनको कोई भी हल करने को तैयार नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन मुसलमानों के मसले अपनी जगह पे होते हैं। इन सारी मौजूओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक खास पैनल स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के तर्जुमान मीम अफजल साहब, उनके साथ हैं राज्यसभा के मेंबर मोहम्मद अदीब साहब और सीपीआई के कद्दावर नेता अतुल कुमार अंजान और भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी यहां पे कर रही हैं डॉक्टर दीपिका शर्मा। आप सबका खैर मकदम है। आइए शुरू करते हैं आलमी समय का खास प्रोग्राम खुली बहस। आजादी के 65 साल बाद हाल ही में मरकजी कैबिना ने एंटी कम्युनल वायलेंस बिल को मंजूरी दी। यूपीए हुकूमत इस बिल को सरमाई इजलास में पेश करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी और शिवसेना जैसी पार्टियों की मुखालफत की वजह से बिल ऐवान में पेश नहीं किया जा सका और इस तरह यूपीए हुकूमत का अक़लियतों से किया गया एक बड़ा वादा अधूरा ही रह गया। आजादी के बाद से अब तक मुल्क में सैकड़ों दंगे हुए। अकेले 2013 में 725 छोटे बड़े दंगे हुए। जाहिर सी बात है, इन दंगों में सबसे ज्यादा जानी व माली नुकसान अक़लियतों का हुआ। 2004 में कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर उसकी हुकूमत बनती है तो अक़लियतों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और मुल्क में अमन व अमान के लिए इंसदादे तशद्दुद बिल लाया जाएगा। ये बिल 2005 में पहली बार राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन अपोजिशन के दबाव की वजह से इसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। हाल ही में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जब चारों तरफ से आवाजें उठने लगी और 2014 के इंतखाबात को देखते हुए यूपीए हुकूमत की काबीना ने इसे मंजूरी दे दी, लेकिन हुकूमत ने जैसे ही इस बिल को ऐवान में पेश करने की कोशिश की, बीजेपी ने फिर इसकी मुखालफत शुरू कर दी। बीजेपी के वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम को खत लिखकर अपनी नाराजगी जताई और इसे खतरनाक और जमहूरी ढांचे के खिलाफ बताया। हालांकि इस बिल में मुल्क में आपसी भाईचारे, इंसाफ और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बास आबादकारी की बात कही गई है। अपोजिशन खासकर बीजेपी को ये समझना चाहिए कि जब तक मुल्क में अक़लियती तबके के लोगों को अमन चैन और इंसाफ के साथ रहने का हक हासिल नहीं होता, तब तक मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, आलमी समय। आपने देखा, अभी हम दिखा रहे थे कि किस तरह से हिंदुस्तान में दंगों की तारीख रही है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं मीम अफजल साहब से, जिनकी पार्टी आज बरसर इख्तिदार है और जिसने मुसलमानों से वादा किया था कि इस पार्लियामेंट में इस बिल को पेश करेंगे। कैबिनेट से बिल पास भी हुआ। मीम अफजल साहब, बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आप लोगों ने ये वादा किया था कैबिनेट से 16 दिसंबर को ये बिल पास भी हुआ और उसके बाद सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले मुसलमानों को ये उम्मीद थी कि ये बिल आप लोग पार्लियामेंट में पेश करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि ये बिल पार्लियामेंट में नहीं आ सका? देखिए, आपने खुद ही अभी फरमाया कि बड़ा हंगामा इस पार्लियामेंट में रहा। एक ही बिल ये पास हुआ लोकपाल वाला, वो भी फिर बाद में आपने देखा कि जब लोकसभा में गया तो शोर और गुल के अंदर ही उसको जबरदस्ती पास किया गया। और जो ये बिल है, इस पर काफी चर्चा पहले भी हुई है, बल्कि आप सही कह रहे हैं कि वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था और इसलिए पड़ा हुआ था कि ऐसी पार्टियां इसकी मुखालफत कर रही थी जो हमेशा अक़लियतों की बात करती हैं। मिसाल के तौर पर मुलायम सिंह की पार्टी ने भी इसको अपोज किया था बिल को शुरू में, लेकिन उनका एतराज इस बिल पर यह था कि इससे जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे मुल्क का, जो विफाकी ढांचा है, उसमें जो है वो परेशानी पैदा होगी और सेंटर को इख्तियारात मिल जाएंगे और वो मदाखलत करेगा। अदीब साहब से जान लेता। अदीब साहब, आपको क्या लगता है ये बिल के साथ क्या हुआ? क्या मुसलमानों को किसी धोखे में रखा गया? क्या हुआ? फैसल साहब, कोई भी बिल हो, विल की जरूरत होती है जी, और विल इनके यहां बिल्कुल नहीं है। ये 2005 में लाए थे एक फुसफुसा सा बिल जिसपे मुखालफत हुई थी। उसके बाद हर्षमंदर साहब ने और पीसी सक्सेना साहब ने जी इस बिल को बनाया था। फिर सरकार ने यह वादा किया था 2011 में कि मैं इस सेशन में इसको पास करूंगा। उस वक्त एतराजात कुछ ऐसे थे कि फेडरल स्ट्रक्चर पे बातचीत आएगी, उसको भी डाइल्यूट कर दिया गया। ये पहला इंसिडेंट है मेरे पॉलिटिकल कैरियर में और जितना मैं देखता हूं अक्सर ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट टाइम से पहले खत्म की गई क्योंकि बिल कोई आगे काम नहीं था।
ये जिस दिन लोकपाल ला रहे थे उससे एक दिन पहले हमारी बात हुई कांग्रेस के लीडरों से कि लोकपाल तो आपका मामला, जैसा येचुरी जी ने कहा था कि आंखों आंखों में दोनों का इशारा हो गया। किनका इशारा हो गया? बीजेपी और कांग्रेस अच्छा। का। तो लोकपाल पास हो गया जी। उसी वक्त मैंने इनसे कहा कि क्या ये बिल आप लाएंगे जो आपका कमिटमेंट 2004 का है? उनका नेक्स्ट डे लाएंगे। नेक्स्ट डे मैंने देखा वो लिस्टेड नहीं था। मैंने फिर जाके पूछा इनके लीडरों से कि आज ये लिस्ट नहीं है। उनका भी 18, 19, 20 3 दिन बाकी हैं। वी विल पुट दिस बिल ऑन 18th, 19th और 20th और आखिर में लाएंगे क्योंकि उससे पहले और सब बिल आ जाए जिसमें शायद इस पे बड़ी बहस हो, झगड़ा हो। और उसी दिन 4 बजे ये ऐलान किया गया, इवन द प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट बीन इन्फॉर्म कि पार्लियामेंट खत्म हो रही है। खत्म कर दिया इसलिए कि मैं ये तो कह सकूं कि कैबिनेट मैंने पास कर दिया है और हाउस खत्म हो गया। 3 दिन मौजूद थे आपके पास। यानी आप कांग्रेस पे और सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इन लोगों ने एक डील के तहत लोकपाल बिल पास करवाया और अच्छा दूसरी बात मैं आप सर्च कर इस बिल को लेकर संजीदा नहीं है। दूसरी बात मैं आप सर्च करूं। अगर अदीब साहब आपने बड़ी बहुत प्रमुख बात कही है और आपने कहा कि प्रधानमंत्री तक को नहीं पता था कि पार्लियामेंट जो मुझसे कहा गया, जब मैंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, अभी तो 3 दिन बाकी हैं और आप कमिटेड हैं और लिस्ट नहीं है, उनका दूसरे दिन रखेंगे। और 3 दिन बाकी थे। 4 बजे हम लोगों को इत्तला हुई कि 5 बजे प्राइम मिनिस्टर आएंगे और नेशनल सॉन्ग हो जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा। बेसिक बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि देखिए जो ये बिल है, ये इसमें गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी थी कि वो अपोजिशन को समझाते। जहां तक फेडरल स्ट्रक्चर की बात थी वो डाइल्यूट कर दिया गया था। समझाने की बात सिर्फ ये थी इस बिल में क्या है, अगर दंगा होगा तो कंपनसेशन दिया जाएगा पीड़ितों को। अगर दंगा होगा और पुलिस ऑफिसर और इंतजामिया अगर इसमें वक्त पे काम नहीं करते तो उनको सजा दी जाएगी। ये कौन सी ऐसी जुर्म की बात है? दंगे कभी एकदम से नहीं होते, तैयार किए जाते हैं। और ये मुजफ्फरनगर का दंगा भी आपको याद है, 16 दिन तक तैयारी हुई, कुछ मस्जिदों में मीटिंगें हुई, कुछ पंचायतें हुई, तैयारियां की गई, फिर कत्लेआम शुरू हुआ। हर दंगे के साथ एक तारीख। अदीब साहब, आपने ये कहा कि जिस तरह की सूरत हाल मुल्क में है कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को यह पता नहीं होता है कि पार्लियामेंट कब तक चलेगी। अतुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या ये मुमकिन है इस जमहूरियत में, इस पॉलिटिक हमारी ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि वजीर आजम को यह पता नहीं है कि पार्लियामेंट कब साइनेडाई होगी और इतनी सारी कवायद के बाद ये बिल नहीं आ सकी? दूसरा ये कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को इस बिल पे क्या एतराजात है? मैंने देखा डी राजा ने भी इसकी मुखालफत की और आपकी पार्टी ने भी मुखालफत की है, तो आप लोगों का एतराजात क्या है? एक। और दूसरे कि क्या ये एक अच्छी रविश है, ये एक अच्छी चीज है कि वजीर आजम को भी शायद ये नहीं पता है कि पार्लियामेंट साइनेडाई हो रही है? इस एंटी कम्युनल वायलेंस बिल ये जो है, इसके 2004 में बनने से पहले 1998 से ये बात शुरू हुई थी। ठीक है। और इस मौके पर मैं याद करना चाहता हूं अपने एक पुराने आईपीएस अफसर जिनका अभी हाल में इंतकाल हो गया, एसएम नसीम साहब, उनके साथ हम लोगों ने मिलकर के लखनऊ में मीटिंगें की थी। कई मीटिंगें हुई थी, चौधरी अजीत सिंह भी लगे थे। कई मीटिंगों के बाद एक प्रारूप हम लोगों ने बनाया था। एनएसी तो बाद में आई है। एनएसी, मैं आपसे बहुत, फैजल साहब, बहुत अदब के साथ ये कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त मीम अफजल इसको अलग डलेंगे, एनएसी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इसका कोई हमारे पार्लियामेंट में, हमारे आईन में इसका कोई नहीं है। ये तो एक सरकारी खजाने की लूट का कुछ लोगों को रास्ता दिलाने के लिए एक एनएसी बनी हुई है। और इसलिए कि उसके तमाम रुकन अरुणा राय सरकार के खिलाफ बोलती रहती हैं, हर्ष मंदर उसके खिलाफ है, उसकी सदर है सोनिया गांधी। तो वो तो जो सरकारी प्लेन, गाड़ी घोड़ा, प्लेन में उनका गाड़ी जाएगा, ये सबके लिए है। मैं बड़े अदब के, और अब आपकी ही इस बहस में फैजल साहब बोलते बोलते कह देना चाहता हूं, 4 सूबों की के अंदर चुनाव में हार के बाद और तो बदलाव हो न हो, कम से कम एनएसी के चेयरपर्सन को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे बात ये जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो एंटी कम्युनल वायलेंस बिल जो है, या इसमें हम लोगों ने जो बात कही है, फेडरल स्ट्रक्चर पर देखिए, नहीं वो तो बात खत्म हो गई जब बिल को, ना अभी नहीं खत्म हुई, उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे, तब हमने भी तब भी विरोध किया था। हमारे साथ बीजेपी की लीडर बैठी हैं डॉक्टर दीपिका शर्मा, इनसे जान लें कि मुसलमानों से जुड़ा हुआ कोई भी मसला होता है, कोई भी बिल होता है, कोई भी कानून की बात होती है, तो ये बिल्कुल खड़े होकर मुखालफत करने लगते हैं, जैसे कि ये अगर कानून बनेगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या उसके
जो मेंबरान हैं उनके खिलाफ होगा। क्या वजह है डॉक्टर दीपिका जी, क्यों विरोध करते हैं आप लोग? फैजल साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी इतला नहीं रखती। जैसे आपने स्टेटमेंट कही है कि एक पर्टिकुलर कॉम का आपने नाम लिया है और कहा है कि जब भी उसके मामले में कुछ होता है तो भाजपा सपोर्ट नहीं करती। ये एक जनरल परसेप्शन है डॉक्टर दीपिका। परसेप्शन है तो ये परसेप्शन बहुत गलत है। और ये गलत इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ठीक है, गुजरात में जो 2002 में जो दंगे हुए, बहुत ही दुखद बात है कि ये दंगे हुए, परंतु उसके बाद गुजरात में या कहीं पे भी और कहीं भी बीजेपी सरकार के अंडर कभी भी कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस के रूल स्टेट्स में और दूसरी पार्टियों के रूल स्टेट्स में बहुत सारे दंगे हुए। यहां तक कि मैं कांग्रेस से ये बात पूछना चाहती हूं कि आप 10 साल से आप सरकार में थे और आपने अभी क्यों कोशिश की और कि कम्युनल वायलेंस बिल को आप लाओ? सबसे पहले तो आपने माइनॉरिटी स्टेटस उसमें से हटाया नहीं। वो तो वहां पे ऑपोजिशन ने शोर किया कि आप क्योंकि केवल माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप किसी एक कौम के प्रति खड़े हो जाएं और क्योंकि दूसरी कौम मेजॉरिटी कौम है आप उसकी रक्षा ना करें इस बिल में, तो ये गलत बात थी, ये इन्होंने हटा दी, कोई बात नहीं। उसके बाद जहां तक फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल है, जो नहीं सुनिए की बात सुनिए, इनको अपनी बात कहने दी। आपने माइनॉरिटी वर्ड उसमें से हटा दिया, ठीक है, लेकिन दूसरी बात जहां तक फेडरल स्ट्रक्चर की बात है तो ये बात बहुत जायज है, क्योंकि केवल इसमें भाजपा का ऑपोजिशन नहीं है। जैसे आपने बताया, ममता बनर्जी ने भी किया, मुलायम सिंह यादव जी ने भी किया और जयललिता जी ने भी किया। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि यही कांग्रेस जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तब इन्होंने कुछ नहीं कहा, इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, इन्होंने दंगे होने दिए क्योंकि इनको मुलायम सिंह जी की सपोर्ट चाहिए थी लोकसभा में। और अब यहाँ पे ये आपसे सवाल ये है दीपिका जी कि अभी जो ये एंटी कम्युनल वायलेंस बिल है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी चिट्ठी लिखते हैं और किसी बिल पर तो नहीं लिखते हैं। देखिए, तो कहीं ना कहीं ये जो एक मेंटालिटी है इसकी तरफ इशारा करती है। देखिए कि आपके प्रधानमंत्री आपकी परसेप्शन जो है, आपकी परसेप्शन जो है, जब हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे बात कर रहे हैं तो आप अपनी दूसरी परसेप्शंस को बीच में ला रहे हैं। हमने सिर्फ इस बात पे आपत्ति की थी, हमने 2 बातों पे की थी। एक तो माइनॉरिटी वर्ड पे करी थी और दूसरी पे की थी कि आप जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, आप उसमें बगैर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सरकार के अंडर आता है, आप अपनी मर्जी से वहां पे सेना नहीं भेज सकते जब तक आपको वहां के एग्जीक्यूटिव की परमिशन ना हो, या आपको परमिशन लेनी चाहिए या उससे बात करनी चाहिए। ये बिल कहीं ना कहीं पे सिर्फ इलेक्शन ईयर में एक पर्टिकुलर कौम को खुश करने के लिए है। इसके पीछे इसकी नीयत खराब है। हमको दीपिका जी, यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और दीपिका जी के दावे में कितना दम है उसके ऊपर अदीब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। लेते हैं एक ब्रेक। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। एक बार जोरदार तालियां, खुल के तालियां। Colors Golden Petal Awards powered by Fem Fairness Naturals। कल रात 8 बजे सिर्फ कलर्स पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। बातचीत कर रहे हैं एंटी कम्युनल वायलेंस बिल के ऊपर हुए ड्रामे को लेकर के। डॉक्टर दीपिका शर्मा बीजेपी की लीडर ये बता रही थी कि उनका जो एतराज है वो सिर्फ उसको, चूंकि वो बिल अगर आता है तो कहीं ना कहीं स्टेट की और फेडरल रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता है। लेकिन अदीब साहब कह रहे हैं कि नहीं, शायद ऐसी बात नहीं है। अदीब साहब क्या कह रहे हैं आप? इनके एतराजात को आपने सुना। लेकिन मैडम ने जो बात कही कि माइनॉरिटी से इनको बड़ा ऑब्जेक्शन है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में जो पंडितों के साथ हुआ, क्या वो मेजॉरिटी में थे? माइनॉरिटी जो है
नॉर्थ ईस्ट में हिंदू क्या मेजॉरिटी में है? माइनॉरिटी जो सूबे में जहां पर है उसी के साथ दिक्कत है। जो पंडितों के साथ आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस बिल में माइनॉरिटी वर्ड है ना कि मुस्लिम वर्ड है? वो भी निकाल दिया इन्होंने, लेकिन माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं है। आपको मैं क्षमा करें, मैं इंटरफेयर कर रही हूँ। आपकी बात कश्मीरी पंडित आपके वोट दीपिका जी, आपने अपनी बात कह रही है, नहीं, बात हो रही है, अपनी बात कर लेने दीजिए, फिर आपके पास वापस आएंगे। बात कर रहा हूं बिल के ऑब्जेक्शन की। आप ये कह रही हैं क्योंकि माइनॉरिटी के लफ्ज, माइनॉरिटी का मतलब सीधे आप जाती है कि मुसलमान को कहा गया है। ये परसेप्शन निकाल दीजिए। जो आदमी माइनॉरिटी में होगा उसी को सेंस ऑफ फियर होगा, उसी को आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग उसको डेवलप करना होगा। ये सरकार का, ये हुकूमत का काम है कि जिसको सेंस ऑफ फियर है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप करें। बेसिक मकसद जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये है, जो जिस तरह से कश्मीर में पंडितों के साथ हुआ था, वो माइनॉरिटी में थे और जब मेजॉरिटी ने उनके साथ जुल्म किया, आज घर से बेघर हो गए। हम क्या ये उनको न कहें कि वो माइनॉरिटी में है? आपकी जो सोच है उसके ऊपर मैं आपसे कह रहा हूं, इसको जहन से निकाल दीजिए। लेकिन जहां तक मैंने पहले आपके साथ कहा था, अगर सरकार की विल होती तो ये बिल में बहस होती है। बिल के ऊपर जो ज्यादा हमले हुए वो भी इसीलिए हुए कि कहीं ना कहीं मुसलमानों का तासुर। सुन लीजिए, तासुर गलत है ना। यही तासुर देकर ही तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बिहार के लोग महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से तकलीफ में आए, या इस तरह की जो तमिलनाडु के लोग जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, या किसी और स्टेट के लोग जो दूसरी किसी जगह स्टेट में रहते हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ जुल्म होता है, ये उसके लिए भी है। और इसके अंदर क्या चीजें हैं? दो चीजें बड़ी अहम है इसके अंदर। एक तो है यूनिवर्सल कंपनसेशन। हमारे यहाँ क्या है, किसी स्टेट ने मरने पर 2 लाख रुपए दे दिए, किसी ने 5 दे दिए, किसी ने 3 दे दिए। हाँ, कंपनसेशन क्या होगा ये तय रहेगा। कंपनसेशन यूनिवर्सल। और दूसरी बात है कि जो जायदाद और जो प्रॉपर्टीज का नुकसान है उसकी भरपाई स्टेट की तरफ से। और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है असल चीज क्या था, पहले जो एतराज था भारतीय जनता पार्टी का कि भाई किसी एरिया में फसाद हुआ, आप कैसे उस पूरे एरिया के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं सबको कैसे जिम्मेदार करार दिया कर रहा है। क्या अगले सेशन के में पार्लियामेंट अगले सेशन नहीं, ये भी हो सकता है कि सेशन पहले हो जाए। अगले सेशन कहना चाह रहे हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है, इसलिए कि इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो साइनेड आई है, वो पार्लियामेंट प्रोरोग नहीं हुई है। और इसीलिए नहीं है कि कुछ अहम बिल जिसमें ये बिल भी शामिल है उनको पास करने के लिए, लेकिन ये जब ही होगा जब सारी पार्टीज इसके लिए तैयार होंगी। ये बुनियादी बात थी। अगर जो आपने 2 दिन पहले की बात की, मुझे इसका इल्म नहीं है जो अदीब साहब ने फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर को इसका, ये तो नई एक इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए। तो मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर को, ये हो सकता है कि जब हालात देखे गए तो प्राइम मिनिस्टर को कहा गया हो कि भाई स्पीकर ने चलिए आपकी बात, आपने अपनी बात कह ली। अतुल कुमार अंजान जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने देखा है कि हिंदुस्तान में किस तरह से फिरकावाराना फसाद हुए हैं, और अगर 1967 से अब तक लेकर के बात करें तो 58 ऐसे फसाद हुए। मैं सिर्फ उन फसाद की बात कर रहा हूं जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। मैं, आप सारे अपनी पार्टी के जिम्मेदारान यहां बैठे हैं, इनसे ये जानना चाहता हूं कि अगर ये बिल नहीं आया तो आपने देखा है कि जितने फसाद हुए उसमें आज तक किसी को कोई सजा नहीं हो पाई। लोग, फसाद होता है और कहीं ना कहीं फसाद कराया जाता है ताकि उस इलाके से एक खास तबके के लोग हटें और उसके पास उनकी प्रॉपर्टी, उनके जायदाद पे भी लोगों का कब्जा हो सके। आप भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अगर ये बिल आ जाएगा, चलिए फेडरल स्ट्रक्चर की बात मान लेते हैं कि उसमें कुछ आप क्यों मान रहे हैं आप, वो खत्म हो गया, वो बात दूर हो गई, तो फिर अब विरोध किस बात का? क्या आप नहीं चाहते हैं, सीपीआई एक जमीन से जुड़ी हुई पार्टी नहीं चाहती है कि माइनॉरिटीज को दंगों से बचाया जा सके और उनके साथ इंसाफ हो? देखिए, एक बात आपको बहुत कह दूं, कांग्रेस पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं। इस मुल्क के अंदर अकलियतियों के एतबार से कांग्रेस पार्टी पिछले 25 साल से गाना गा रही है 15 नुकाती प्रोग्राम जी, और 15 नुकात कहां चले गए नहीं मालूम। ये पार्टी झुंझुना पकड़ाती है इलेक्शन के वक्त, ये वही इलेक्शन की तैयारी। तो क्या ये इन्होंने कैबिनेट में जो बिल पास किया वो झुंझुना पकड़ाने वाली बात? कैबिनेट क्या चीज है? जिस प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं मालूम कि पार्लियामेंट कब खत्म होने जा रही है, उस कैबिनेट की आप क्या बात करते हैं? ये सरकार पिछले 1.5 साल से आईसीयू में पड़ी है, पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है। अब आप ये बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस सरकार के अंदर क्या रखा हुआ? आप कह रहे हैं 10%। पिछले असेंबली के इलेक्शन में कहा जा रहा था कि मुसलमानों को, सलमान खुर्शीद साहब कह रहे थे 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्या हुआ उसका?
और अब आप ले आकर के पूरी बहस को ला रहे हैं कम्युनल वायलेंस बिल के ऊपर। कम्युनल वायलेंस बिल का क्या है? आप ये बात 2004 में क्यों नहीं लाए, इससे पहले क्यों नहीं लाए? और बहस ये है कि देश के पैमाने में बड़ा अच्छा समझा रहे हैं, अधिकारियों की जिम्मेदारी हो जाएगी, सबको बराबर का पैसा मिलेगा। आपको किसने रोका था? ये काम पिछले, और एक सवाल है श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट जी महाराष्ट्र के मुताबिक, आपकी सरकार है 15 साल से वहां, किसने कहा था उसको मत इंप्लीमेंट कीजिए? आज तो यहां बहस है कि अपोजिशन पार्टी फेडरल स्ट्रक्चर के नाम पर बात कर रहे हैं। पर बहस हो रही है मेरे ख्याल में, वो मत अपना व्यू नहीं दे रहे हैं। मैं व्यू दे रहा हूं कुमार अंजान साहब, मैं अपना व्यू दे रहा हूं, बड़ी जिम्मेदार पार्टी के मैं बहुत जरूर दे रहा हूं। मैं आप ये नहीं बता रहे कि आप मुखालफत क्यों कर रहे हैं? अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसका जवाब ये नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया, इसका जवाब ये दीजिए कि आपने अब तक इसकी मुखालफत क्यों की है? मैंने तो कहा ना आपसे कि हमने तो इसकी शुरुआत की थी, आप मुखालफत की बात कर रहे हैं। हमने तो नहीं, हम एक बात कह रहे हैं, आप ये बताइए कि 2004 से इस बिल को आप लाने की कोशिश कर रहे थे, अभी क्यों लाना चाहते हैं चुनाव के मौके पर? हम तो लाए, नहीं आप किया पार्लियामेंट में, इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते किया ना, इंट्रोड्यूस आपको देखिए इतने दानिश्वर हो गए, क्या कह रहे हैं आप इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपसे कहा ना मैंने, आपसे मैं नहीं करता पॉलिटिक्स। मैं कह रहा हूं कि 10% आपने कहा कि मुसलमानों का रिजर्वेशन होगा, फिर क्यों आप पलट गए उससे? ये रिजर्वेशन का इशू है, सलमान खुर्शीद साहब माइनॉरिटी के अफेयर्स के मिनिस्टर थे, क्यों पलट नहीं गए हैं? आपको उसकी भी जानकारी नहीं है। 4.5% रिजर्वेशन के लिए सरकार ने किया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए लोग। आप इसलिए नहीं कर पाए। देखिए मैं आपको मीम अफजल साहब कहूं, पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी 10% माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन का काम किया, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में वो आया? आप ईमानदारी से अगर करो, ये तो मेरे लिए इत्तला है, आपके लिए इत्तला कहां 10% रिजर्वेशन कहां है? चुका बिल्कुल नहीं है। क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, बंगाल में कोई रिजर्वेशन नहीं है। वेस्ट बंगाल के मैं कह रहा हूं, चैलेंज करता हूं मैं आपको। आप तो यूनाइटेड फ्रंट में थे, चैलेंज करता हूं मैं। देखिए महाराष्ट्र, सुन लीजिए, केरला में रिजर्वेशन है, वो आपके नहीं, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, जिसने भी है, जिसने भी किया है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक के अंदर है। इनकी बात कि ये कहना है, मैं जान रहा हूं आप इस बात को, मैं कह रहा हूं ईमानदारी के साथ यह बिल नहीं लाया गया। और हम अब अगर कह दे रहे हैं कि मान लीजिए कि सारी बात है हमारा खाली फेडरल स्ट्रक्चर पर ही है ना, अगर आप जबरदस्ती और शोरगुल में, आपने कहा ना अभी, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि लोकसभा में आपने लोकपाल का बिल पास कराया, आप जबरदस्ती, अभी तो आप कह रहे हैं, आप खुद ही फरमा रहे हैं। मैं अदीप साहब कुछ कहना चाह रहा था, तफसीली डिस्कशन होना चाहिए। अदीप साहब को बोलने दीजिए। अदीप साहब भी कह रहे थे, हमने नहीं कहा, आपने कहा कि इतना इंपॉर्टेंट बिल है, इस पर तफसीली मैंने नहीं कहा, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने दो बातें कहना चाह रहा हूं। अतुल भाई, ये बिल 2005 में कांग्रेस पार्टी लाई थी, एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, और वो बिल इतना फुसफुसा था कि वो वापस गया। तो आपने पहले ही कहा, और वापस होने के बाद 2011 से इनका कमिटमेंट है कि हम लाएंगे, ये लाए आखिरी सेशन। ये सही बात कह रहे हैं। ये जो बात है, तो ये 6 साल लग गए ना? नहीं लगे, बिल्कुल, वो तो मैंने क्यों लग गए, क्यों लग गए? अच्छा, जहां तक रिजर्वेशन की बात है, हकीकत यह है कि ममता बनर्जी ने 10% का रिजर्वेशन वहां ऐलान किया है, और उसके खिलाफ अभी कोई पुलिस केस नहीं हुआ, अभी कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है। उन्होंने यानी वहां दिया है 10%, ऐलान किया है, कोई रिजर्वेशन नहीं दिया है। बुलंद आवाज में कहा कि रिजर्वेशन नहीं दिया है। मैं कह रहा हूँ रिजर्वेशन नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ आपने कहा है हम देंगे। देखिए, सुन लीजिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने के लिए ममता जी ने कहा था, आपको पता है क्या किया उन्होंने? प्रैक्टिकली उन्होंने किया है, जहां पर 10% उर्दू बोलने वाले जिस डिस्ट्रिक्ट में है, वहां उन्होंने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाया, जबकि उनका वादा यह था कि पूरे बंगाल में वो दूसरी सरकारी जबान बनाएंगे, लेकिन उन्होंने तब्दील कर दिया। जहां तक 10% रिजर्वेशन की बात है, वो अभी लागू नहीं किया, जब लागू करेंगे तब जाएंगे ना कोर्ट में। देखिए, आंध्रा में किया, कोर्ट में गए, कर्नाटक में गए, कोर्ट में गए, और उसके खिलाफ काम किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट से छूटा। इल्जाम लगता है एक इल्जाम ये लगता है, वो वेस्ट बंगाल में जो हुआ है, मुलायम सिंह जी ने 18% रिजर्वेशन की बात की, और कंफ्यूजन। देखिए, मैं सुनिए मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा ख्याल है हम लोगों को भी पता नहीं रहता है, पहले तफसील से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद तैयारी के बाद कुछ बात करना चाहिए। 18% रिजर्वेशन की बात करी थी मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश के अंदर, ये स्टेट का रिजर्वेशन है, सेंटर का रिजर्वेशन नहीं है। जो सलमान खुर्शीद साहब ने 9% की बात की थी,
उसका 4.5%, जो कि मंडल का फॉर्मूला 50% के तहत 27% पे हुआ है। इस बात पे आप फिर से बात कर लीजिएगा, पहले अभी हम लोग बिल पे बात कर रहे हैं, बिल पे बात हो जाए। एक चीज जो बीच में एक बहुत अहम बात कही अदीब साहब ने कि मुसलमानों को यहाँ एक तरह से खौफ और दहशत में एक इनसिक्योरिटी का माहौल बना हुआ है। डॉक्टर दीपिका शर्मा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2002 के गुजरात राइट के बाद ये माहौल ज्यादा बना है। पहले भी राइट होते रहे हैं, हमेशा ऐसा राइट ने कोई हिंदुस्तान में नया नहीं है, लेकिन 2002 के बाद कुछ ऐसी फिजा बन गई, कुछ ऐसा माहौल बना कि हिंदुस्तान में मुसलमान इनसिक्योर फील करने लगा। अभी जिस तरह से माहौल बन रहा है और मुसलमान इनसिक्योर फील कर रहा है, कभी मुसलमान बच्चों को दहशतगर्दी के आरोप में पकड़ा जाता है, कभी उनको किसी कॉलेज से पकड़ लिया जाता है कि नहीं ये ISI के एजेंट हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या आपकी पार्टी, जो दूसरी बड़ी पार्टी है, आपका फर्ज नहीं है कि इस माहौल को खत्म करने के लिए कोई पहल करें? कितनी अजीब सी बात है फैजल साहब, आप बोल रहे हैं कि 2002 दंगों के बाद मुसलमानों में ये फीलिंग आ गई है। बड़ी है बात। नहीं, देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने गुजरात में मुसलमानों के अंदर ये सर्वे किया है कि उनके अंदर कोई डर है? मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में बात की जाती है। फैजल साहब, पहले इस पूरे देश में जो गुजरात के मुसलमान हैं वो सबसे ज्यादा संपन्न और अच्छी पोजीशंस में है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया। नंबर 1, जहां पे आप कह रहे हैं कि गोधरा के राइट्स हुए थे। नंबर 2 बात है, यही कांग्रेस जो मुसलमानों को इतने वादे देती रही और इनकी सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात करती रही, यही कांग्रेस इन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फरनगर में जाते हैं। मैं आपका ध्यान वहां आकर्षित करना चाहूंगी कि एक तो लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज कहेंगे, आपने एक बात तो कही डॉक्टर दीपिका, आप यहाँ पे जवाब देने की बजाय आप ये बताइए कि आज भी मुसलमान गुजरात में कैंपों में रह रहे हैं। इसका जवाब तो नहीं है, ये तो आपकी पुरानी नीति है। ये जवाब तो नहीं है इसका। आप साहब मेरी आप अभी ये कह रही हैं गुजरात के अंदर मुसलमानों की हालत बहुत अच्छी है। आप कहें तो मैं दिखाऊं जाकर के आपको नहीं पता गुजरात के, आपको कुछ नहीं पता गुजरात के बारे में, आपको गुजरात के मुसलमानों के बारे में आपको कुछ पता है? ठेका तो कांग्रेस ने उठाया। हमने ठेका नहीं उठाया। मेरी बात नहीं, आप गलत बात कर रही हैं ना, गलत बात क्यों कर रही हैं? आप तो गलत पे गलत करते जा रहे हैं। गलत कर रही हैं। मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया। आपको वक्त मिलेगा, पहले इनको अपनी बात कर मुझे बोलने दीजिए। मैं फैजल साहब आपको सिर्फ ये बात बता रही थी कि एक छोटी सी बात, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। इनके वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फरनगर दंगों में वो ऑलरेडी पीड़ित हैं, वो ऑलरेडी राइट कैंप्स में, राहत कैंपों में इतनी बुरी कंडीशंस में रह रहे हैं। दिन प्रतिदिन हर न्यूज़पेपर हेडलाइंस में, हर टीवी चैनल उनकी व्यथा पे रिपोर्ट कर रहा है। मोदी जी से कमी कर रहा है। इनके वाइस प्रेसिडेंट वहां जाके बोलते हैं कि वहां के लड़के, मुजफ्फरनगर के राइट्स के मुसलमान लड़के पाकिस्तान की ISI के साथ मिले हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो इंसान ऑलरेडी पीड़ित है, आपने उसके ऊपर डबल लेबलिंग और ब्रांडिंग कर दी कि वो पाकिस्तान के ISI के साथ मिला हुआ है। उनको कैंपों तक पहुंचाने वाले तो आप लोग हो। आप दोनों MLA थे जिन्होंने दंगे कराए। डॉक्टर दीपिका, वक्त हो गया। ब्रेक तो बात की बात है, के बाद वापस आएंगे तो चर्चा जारी रहेगी। लेते हैं एक ब्रेक। उन मुसलमानों के ऊपर हमेशा के लिए ब्रांडिंग हो गई है। अगली पर 29 दिसंबर रात 8 बजे सिर्फ जी अनमोल पर। पहली बार आप देखेंगे सेट एंट्री कर रहे हैं, जोरदार तालियां। कलर्स की इंडिया की जान है, दिल में बसे हम, यही अपनी शान है। कलर फैमिली, पुट योर हैंड्स अप एंड से गोल्डन पेडलर अवार्ड्स। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। अगली पर 29 दिसंबर रात 8 बजे सिर्फ जी अनमोल पर। मैं हूँ सिया, ढूंढ रही हूँ अपनी सासू माँ में अपनी माँ। कर्म और दायित्व के बीच अपने अस्तित्व को तलाशती मैं नहीं आती।
मैं लालू की फैमिली, मेरा एक ही मिशन, जीतना है अपनी सास का मन। अलग सोच है इनकी, अलग है राहें, लेकिन जुड़े हैं ये सभी एक रिश्ते से। देखिए आखिर बहू भी तो बेटी ही है रात 9 बजे। रिश्तों के भवन में उनकी नियति रात 9:30 बजे। फिरंगी बहू रात 10 बजे हर सोमवार से शुक्रवार सहारा 1 पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही थी। डॉक्टर दीपिका शर्मा ये बताने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस सिर्फ अकेले ठेकेदार नहीं है मुसलमानों के वोट के लिए या मुसलमानों की हालत के लिए। और जिस तरह से मुजफ्फरनगर का मामला हुआ है और जिस तरह से उस पर राहुल गांधी का बयान आया है, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई हैं। अदीब साहब, अभी इन्होंने बताया मुजफ्फरनगर के हवाले से जिस तरह का बयान आया कांग्रेस का, क्या ये एक जरूरी बात थी कि वहां पे जाकर के जहां आदमी हालचाल जानने के लिए गया है, वहां पे लोगों की परेशानियों को जानने के लिए गया है, और वहां जाकर के राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया, तो क्या ये मरहम लगाने के बजाय उनके जख्मों पे नमक छिड़कने के जैसा नहीं है? देखिए, मेरी जितनी जिंदगी है तकरीबन 69-70 की एज हो गई, मैंने इतनी बदहाली मुसलमानों की कभी नहीं महसूस की। मुसलमानों ने ये उम्मीद लगाई कि कांग्रेस हमें सपोर्ट करेगी। वहां से ये कहा गया जो भी मैडम ने कहा, एक शॉकिंग स्टेटमेंट आया। मैं क्योंकि उसी के पास से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं तो मैं वहीं ज्यादा रहता हूं। फिर उससे ये उभरे थे कि चलो क्या करें, मुलायम सिंह क्या चले जाएं। तो फिर मुलायम सिंह साहब का ये बयान आया, उससे भी ज्यादा डैमेजिंग, कि साहब वहां कोई लोग रह ही नहीं रहे पीड़ित, वहां तो कांग्रेस के और बीजेपी के वर्कर रह रहे हैं। अब आप सोचिए, जिन कैंपों में माएं अपने बच्चों को रोज रात को कत्ल हो रहे हैं, मर रही हैं, कैसे वर्कर हैं कि उन कैंपों में पड़े हुए हैं। अफसोस ये है कि जिनके ऊपर फिर तकिया किया मुलायम सिंह पे, तो उनका जवाब ये आया। आज की मुश्किल ये है कि किसके पास जाए। जहां तक बीजेपी का सवाल है, मैडम की अपनी जाती शख्सियत है, वो अलग बात है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जहां आपने नाम लिया कि ये स्कीम चलेगी, इनके 15 साथी कार्यक्रम में यह कहा गया कि भाई हम एक डेवलपमेंट के लिए पैसा भेजेंगे। गुजरात ने कहा एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसको मानेंगे नहीं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा अगर हमने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। रमन सिंह ने कहा हमारे पास फोर्स नहीं है। क्या चीजें थी? पिछड़ी हुई कौम जिसको सबने एक्सेप्ट किया था, उसको कुछ मराद देने की कांग्रेस ने कोशिश की थी। आज सवाल यह है कि मुसलमान जाए तो किसके पास जाए। आज उसके साथ इतना बड़ा अलमिया मौजूद है। ये हमारे बगल में हमारे अतुल भाई बैठे हुए हैं, इनके साथ अगर जुड़ना चाहे तो ये खुद ही मार्जिनलाइज है, फिर जाए किसके साथ। अब शक्ल इसीलिए कभी कभी कोई इस्लामिक पार्टी की बात शुरू कर देता है, कोई कुछ बात शुरू कर देता है, लेकिन बीजेपी का ये क्लियर स्टैंड है कि कोई भी स्कीम जो धोखेधड़ी से या इंप्लीमेंट होने की कोशिश में भी आई, वो पूरी नहीं करेंगे। वो इनकी स्टेट नहीं करती है। मुझे कोई और बात आपसे नहीं कहना, मुझे सिर्फ गुजरात में आपसे ये कहना है कि गुजरात के लिए आप कह रही हैं कि वहां बहुत दौलत है। वो खित्ता ही ऐसा है जहां हर आदमी इंटरप्राइज है, इंटरप्राइजिंग उसमें स्पिरिट है, लेकिन एक भी माइनॉरिटी की स्कीम उन्होंने आज तक अपने यहां अप्लाई नहीं होने दी। नहीं, लेकिन अदीब साहब इसमें एक बात यह है कि नरेंद्र मोदी की हमेशा जो बातचीत होती है तो ये कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं कि सर्वांगीण विकास, सारे लोगों को मिला जुला के विकास, और किसी एक के लिए अलग बात करने की बात नहीं करते हैं। तो उसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है। 20 करोड़ लोग जमीन के नीचे रहें, आप कहें इंक्लूसिव विकास हो जाएगा? नहीं, तो उसके लिए तो उन लोगों को ज्यादा जिम्मेदार मानेंगे ना जिन्होंने पहले हुकूमत की। देखिए किसने पहले हुकूमत की थी या जब की थी, गुजरात की पर कैपिटा इनकम हमेशा सबसे ज्यादा। दीपिका जी क्या कहना चाहिएगा? अदीब साहब, मैं केवल आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहती हूँ, वो ये है कि सबसे पहले तो गुजरात में मुस्लिम्स की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन सबसे बेहतर है एज कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया, सबसे पहले। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कौम जिसको कांग्रेस ने डरा डरा के अपने लिए वोट किए, उससे फायदा कांग्रेस ने उठाया और इनके रिलीजियस लीडर्स ने उठाया। मैं आपके चैनल के थ्रू
उन लोगों से कहना चाहूंगी कि अरे वैसे भी तो हालत इतनी खराब है, आप कम से कम एक बार हम पे भरोसा करके आप हमको इस कांग्रेस मैं आपके बात का जवाब दे दूं। इस कांग्रेस पे भरोसा करके डर के कारण, केवल डर के कारण जो कांग्रेस ने, कोई डर के कारण नहीं है दीपिका जी, आप मुसलमानों को इतना घटिया और इतना कमजोर ना समझें कि किसी के डर से वोट डालते हैं, किसी के डर से मुसलमान वोट नहीं डालते हैं ना, बिल्कुल नहीं समझते हम। आप गलत कह रही हैं। देखिए ऐसा जवाब ये मुसलमानों की, देखिए अफजल साहब, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करता जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को डरा के वोट नहीं आता, मुसलमानों की इंसल्ट करते हैं। मुसलमान कभी किसी से डर करके वोट नहीं डालता है। अफजल साहब, हमारे देश को 66 आपने क्या समझा मुसलमानों को? हमारे देश को 66 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को, उसमें से भाजपा को केवल 5.5 साल रूल करने को मिला है, बाकी सारा रूल कांग्रेस को गया है। और आज मुसलमानों की हालत क्या है? कौन ज्यादा जवाबदारी है? ये लोग ज्यादा जवाबदारी है या हम लोग हैं? और एंड बाय द वे, एनडीए के रूल में और गुजरात की जिस स्टेट की आप पर्टिकुलरली बात करते हैं, चलिए आप ही की बात करते हैं। डॉक्टर दीपिका, आपने अपनी बात कही जी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि आप उस बहस में न जाइए, हमसे पूछिए, हम बताते हैं आपको क्यों हम आपसे नाराज हैं। हाँ। क्योंकि जब आप इलेक्शन लड़ती हैं तो कहती हैं कि मियां मुशर्रफ, मुसलमानों को पाकिस्तानी कह के, मियां मुशर्रफ कह के मुखताब किया जाता है। जब आपसे ये पूछा जाता है कि साहब वहां लोग मर गए, आपको कोई तकलीफ हुई, तो कहा जाता है कि पिल्ला जब मरता है तो गम होता है। ये वो जुमले हैं जो हमारे दिलों पर बैठते हैं। हम किसी से डरते उड़ते नहीं है। जैसा अफजल साहब ने कहा, आपको अपने एटीट्यूड को देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि यहां का मुसलमान जिसने अपने खून को बांट के हिंदुस्तान को, गांधी को अपना कायद माना, उसको 65 साल के बाद जब इलेक्शन में बहस हो तो कहा जाए मियां मुशर्रफ। क्या मतलब है आपका? चलिए, चलिए, अतुल अंजान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। डॉक्टर दीपिका, आपने अपनी बात कह ली है। डॉक्टर दीपिका, आपने अपनी बात कह ली। बयान पे, उस राजीव गांधी के बयान पे अतुल जी, ये पार्टियां वो है कांग्रेस। अतुल, एक मिनट अब्दुल साहब, आपको वक्त मिलेगा। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अतुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नहीं, एक मिनट। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पे हमेशा इल्जाम लगाती आई हैं। इनका यही केम है कि कोई मसला हो तो ये गेंद उनके पाले में फेंकते हैं, वो गेंद इनके पाले में फेंकते हैं। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इन दोनों की दावे से आपको कोई इत्तेफाक है? देखिए, हमको इत्तेफाक इन दोनों के दावे से नहीं। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान क्या विकास नहीं चाहते? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों का हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं थी? मोहम्मद अली जौहर से लेकर मौलाना हसरत मोहानी तक, और अगर भगत सिंह शहीद आजम थे तो अशफाकुल्लाह खां थे। हिंदुस्तान की आजादी में उनका कंट्रीब्यूशन है, हिंदुस्तान के विकास में कंट्रीब्यूशन है। अगर फखरुद्दीन अली अहमद साहब भी वहां राष्ट्रपति हुए तो हमने बहुत सारी चीजों को देखा है। इसलिए बराबर की हिस्सेदारी है। ये हमारी जो है सांझी शहादत से एक सांझी विरासत पैदा हुई है। ये कुछ लोग समझते हैं कि मुसलमानों को अलग कर देने से विकास हो जाएगा। ये गलत सोच है, चाहे जिसकी सोच हो, चाहे वो हिंदुओं के अंदर की कुछ सोच हो, चाहे मुसलमानों के अंदर की कुछ सोच हो। दोनों को मिल करके चलने की जरूरत है। एक बात और समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अगल बगल लोगों को भी समझना चाहिए अदीब साहब कि ये वाहिद अकेला मुल्क है इस खित्ते के अंदर। इसके अगल बगल जितने पड़ोसी हैं वो धर्म आधारित थियोक्रेटिक स्टेट्स हैं। ठीक बात। पाकिस्तान इस्लामिक, नेपाल हिंदू देश, भूटान बुद्धिस्ट देश, बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट, श्रीलंका बुद्धिस्ट स्टेट, माले इस्लामिक स्टेट, बर्मा बुद्धिस्ट स्टेट। ये सब थियोक्रेटिक स्टेट के बीच में एक सेकुलर स्टेट है। इस सेकुलर स्टेट की सोच को बरकरार रखना हमारा और आपका सबका काम है। और दंगों से क्यों मारते हो भाई? मैं पूछ रहा हूं, उनके इक्तिसादी हक के लिए क्या हुआ? हमारी आंखों के सामने मुरादाबाद का पीतल उद्योग खत्म हो गया, फिरोजाबाद का कांजी उद्योग खत्म हो गया, मेरठ का कैंची उद्योग खत्म हो गया, पिलखुआ का सारा हाथ का बनाया हुआ कपड़े का खत्म हो गया। इस देश के अंदर 5.5 करोड़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के सारे बुनकर तबाही के रास्ते पर चले गए। हमारे लिए रास्ता खोल दिया गया। कौन जिम्मेदार है? ये आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं। और इस आर्थिक नीतियों से फैजल साहब आप सोच लीजिए, चाइना से सिल्क,
कोरिया से सिल्क और जापान से सिल्क लेकर के आप हिंदुस्तान के 5.5 करोड़ बुनकरों के हाथ काटना चाहते हैं, और वो उनके अंदर 90%। मीम अफजल साहब, आपने अतुल कुमार अंजान साहब की बात सुनी, इन्होंने बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो तहफ्फुज की बात है, राइट में जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो एक मसला है। दूसरा मसला उनका इक्तिसादी मसला है। जिस तरह से चाहे मुरादाबाद की बात करें, चाहे अलीगढ़ की बात करें, चाहे वो फिरोजाबाद की बात की इन्होंने, इन सारे जगहों पर जो जिस तरह से आज बदहाली आई है, उनके लिए किनको जिम्मेदार ठहराया जाए? उस सरकार को जिसने आजादी के बाद पूरे तौर पे हुकूमत की, या किसको? देखिए, जहां पर कोई जिम्मेदारी है उससे भागने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो मुसलमानों की बदहाली आज है उसके लिए कहना कहीं आपकी सरकार जिम्मेदार है? फैसल साहब, एक बात सुन लीजिए, मैं इसी देश में पैदा हुआ हूं और एक बहुत गरीब घर में पैदा हुआ हूं, और मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब घरों में पैदा हुए हैं और आज देश में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आप तस्वीर का सिर्फ एक रुख मत दिखाइए, तस्वीर के दोनों रुख दिखाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अभी कहा 15 नुकाती प्रोग्राम का कहीं इंप्लीमेंटेशन नहीं है, आपने कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। मैं आपको अभी साबित कर देता हूं। बंगाल, यहां से जो माइनॉरिटी, देखिए बुनियादी बात क्या थी पहले लड़ाई, पहले ये थी कि मुसलमानों की एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। कोई बात नहीं करता था और मुसलमानों पर इल्जाम लगता था कि उनको पर्सनल लॉ, उर्दू, मजहबी मसाइल, इसके अलावा किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज हालात बदल गए 15, 20, 25 सालों में, इससे आप एग्री करेंगे। आज मुसलमान कहता नहीं हमें इक्तिसादी तरक्की चाहिए, हमको जॉब चाहिए, हमको तालीम चाहिए, और बड़ी हद तक फर्क पड़ा है। आप ये मत दिखाइए कि मुसलमानों की हालत खराब हुई है, कुछ ये भी दिखाइए कि मुसलमानों की हालत बेहतर हुई है। मैं नहीं कह रहा हूं कि क्रेडिट सिर्फ सरकार को जाता है, खुद उनको भी जाता है और सरकारों का भी रोल होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, दीपक जी आप नाराज ना हो, मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं, जरा सा आप उस पर गौर कर लीजिए। यहां माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक सेंटर से स्कीम है जो मुसलमानों को रोजगार देने का काम करता है, या दूसरी माइनॉरिटीज को। इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया गुजरात के अंदर। माइनॉरिटी कमीशन है जो ये देखता है अगर कोई कमी है तो उसको देखा जाए, इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाया। दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से रिलीजियस माइनॉरिटीज जो भी हैं, चाहे वो सिख हो चाहे मुसलमान हो, वो गया है, जो स्कॉलरशिप का पैसा गया है, मोदी जी ने साफ मना कर दिया। कोर्ट में गए, कोर्ट तक में जाकर के उन्होंने एफिडेविट दिया कि हमारे यहाँ सबको बराबर। दूसरी बात, आपने हम पर इल्जाम लगाया कि हम लोग मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 15 साल में 11% मुसलमान हैं गुजरात के अंदर। पिछले 15 साल से आपकी सरकार है वहां, आप इलेक्शन लड़ते हैं। एक बात बड़ी अच्छी कही अभी हमारे भाई अतुल कुमार जी ने, कि हिस्सेदारी, आप सिर्फ मुसलमानों को भीख देने की कोशिश ना करें। कोई भी पार्टी हिस्सेदारी की बात करें। हिस्सेदारी कहां होती है? सिर्फ रोटी खाने के लिए? नहीं, पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सेदारी होनी चाहिए, हर पार्टी को देनी चाहिए, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या कोई और पार्टी हो। आप हिस्सेदारी दीजिए। आप 15 साल चुनाव लड़ा, आपने 11% मुसलमान है, आपने एक मुसलमान को आज तक टिकट नहीं दिया। आप मुझे बताइए आप कैसे हिस्सेदारी देंगे? दूसरी तरफ आप सुन लीजिए मेरी बात, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे माइनॉरिटीज के लिए। आज तक उस विजन डॉक्यूमेंट का पता नहीं है, इसलिए हमने खड़े होकर के कहा कि आप विजन डॉक्यूमेंट लाने की बात कर रहे हो, पहले तो ये बताओ कि आपकी जहां स्टेट्स है वहां पर आपने अब तक क्या हिस्सेदारी दी मुसलमान को, कितने रोजगार में हिस्सेदारी दी, कितने अपने आपने बात कह ली दीपिका जी, आपके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं, आपने एक सवाल पूछा है इनसे, आपने इनसे एक सवाल पूछा है कि 11 साल में आपने मुसलमानों को क्या दिया है? एक देखिए फैसल साहब, 11 साल नहीं 15 साल। फैजल साहब, ऐसा है, अगर आप गुजरात में मुसलमानों के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को देख लीजिए तो गुजरात में मुस्लिम्स के जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो सबसे हाईएस्ट है एज कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया। अगर आप उन स्टैटिस्टिक्स को इग्नोर करते हैं या मना करते हैं तो सरासर झूठ है, क्योंकि ये तो मीडिया नहीं सर, यही काम करते हैं। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि हमारी सरकारें भीख देती हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो लोग आपने इस्तेमाल किया। मुसलमान जो है उसको भीख नहीं चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, और हर पार्टी से हिस्सेदारी चाहिए, हर सरकार से चाहिए हिस्सेदारी। हिस्सेदारी इससे तो इस पर आपको
आपको इतराज है क्या? हिस्सेदारी तो 110% सब कम्युनिटीज की होनी चाहिए, ये प्रजातंत्र है। ये बात यहाँ पे गुजरात 3 लोगों ने कही है। फैजल मेरी बात साहब सुन लीजिए दीपिका जी, अतुल कुमार अंजान ने इसको बहुत जोरदार तरीके से उठाया कि मुसलमान को हिस्सेदारी चाहिए। अदीब साहब आप ये बताइए, मैं उनका एक जवाब में देना चाहूंगी। जी सर, एक बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि 11% गुजरात में आबादी है और बड़ा उनको उन्होंने बोला है, नहीं उनको अवसर मिला है, बड़े सुख सुविधा संपन्न है, मैं समझ नहीं पाता। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, थी, अभी आ गई फिर। जब पहले सरकार थी वसुंधरा जी की, वहां माइनॉरिटी कमीशन है, वहां माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। आखिर ये नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी क्या खास बात है कि गुजरात में माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाना चाहते? माइनॉरिटी इसका मतलब अतुल जी इसी बात पे वापस आएंगे, विरोधी है। अतुल जी इसी बात पे वापस आएंगे, लेते हैं एक ब्रेक, वक्त हो गया एक ब्रेक का। मैंने ये बात उठाई, हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है कि बाकी दुनिया की नजरों में हम एक महान देश के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन उनका एक और नजरिया भी है हमारी तरफ। आइए उसे देखें। जाने अनजाने कहीं आप भी दुनिया के सामने अपने देश की ऐसी तस्वीर तो नहीं रख रहे? अपनी इज्जत अपने हाथ। जय हिंद। शक्ति का पास में होना जरूरी है। सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, कांचा। लेकिन सवाल शक्ति के इस्तेमाल का है। आज से पहलवान बनने की मुहिम शुरू हो गई। ये विजय कौन है? एक छोटे से गांव के मास्टर का बेटा मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनना चाहता है। अग्नि पर 29 दिसंबर रात 8 बजे सिर्फ जी अनमोल पर। रण की रेत पर रक्त से रची प्रेम की दास्तान। रंग रसिया 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। एक बार जोरदार तालियां, खुल के तालियां। कलर्स गोल्डन पेडल अवार्ड्स पावर्ड बाय फेम फेयरनेस नेचुरल्स, कल रात 8 बजे सिर्फ कलर्स पर। खुली बहस में एक बार आपका फिर खैर मकदम है। फसाद मुतअस्सरीन मुजफ्फरनगर के लोई कैंप में जिस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं उसके देखने पर लोगों को तरस आता है। पहले बलवाइयों का कहर और अब हुकूमत और इंतजामिया का जो सर्द रवैया है, सरकार की अदम तवज्जोही पर कई तरह के सवाल खड़ा करता है। जिस तरह के हालात वहां पे बने हुए हैं, जो लोग वहां जाते हैं, हमारे कैमरा टीम भी कल वहां गई थी और वहां से जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है उसको देख करके न सिर्फ ये कि जिन लोगों ने उन पर कहर ढाया वो तो एक बहुत बड़ा अलमिया है ही, उसके बाद जिस तरह का रवैया वहां पे लोकल इंतजामिया का, जो वहां पर लोकल गवर्नमेंट है उसका दिख रहा है, इससे सरकार और जो लोग उस कैंप को चला रहे हैं उनके ऊपर भी बड़ा सवाल उठता है। फसाद मुतासरीन सारी रात आग का सहारा लेकर रात गुजारने पर मजबूर हैं। आलमी समय की टीम ने पूरी रात कैंप का जायजा लिया। जगह जगह लोग आग का अलाउट जलाकर उसके चारों तरफ बैठे नजर आए। कैंप खेतों के अंदर लगा है, चारों तरफ से खुला है, सर्द हवाएं चल रही हैं। टेंटों में शबनम अंदर चली आती है। कई टेंट कपड़ों के हैं जिसकी वजह से हवा नहीं रुक पाती। हम सारी रात आज के सामने खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं और हमारे बच्चे सब परेशान हैं। हमें झुग्गी में पढ़ने का शौक नहीं है। हमें
शिविर में पढ़ने का शौक नहीं है, हमारे घर जला दिए गए। मजबूरन आग का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जहां एक तरफ इंतजामिया ने टेंट में किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया है और मदद के लिए सभी मजहब के लोग आगे आए हैं, इसी तरह से आग के लिए लकड़ियों का इंतजाम भी लोगों के जरिए किया जा रहा है। हुकूमत या इंतजामिया के जरिए लकड़ियों तक का इंतजाम नहीं किया गया। कोई भी नेता आके क्या यहाँ पर हमारे ऊपर लम लगा सकता है? ये तो कोई भी नहीं, मोहब्बत करते हैं खाली, कैसे हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, पर आने के बाद इधर कोई भी उसका कोई सहारा नहीं बन रहा, कोई भी बात कहने की कोशिश नहीं हो रही। तो ऐसा कब तक हो रहेगा? 4-4 महीने यहाँ पर पड़ रहे हो गए हैं झूपड़ियों के अंदर, तो आज तक का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। यही वजह है कि लोगों में हुकूमत को लेकर काफी गुस्सा और नाराजगी है। सभी तरफ से नाकामी हाथ लगने के बाद लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी जिंदगी को आगे किस तरह से बढ़ाएं और अपने जख्मों को किस तरह से भूलें। अगर कोई हमारी मदद करना ही चाहता है, उसके दिल में कोई मानवता है और इंसानियत दुनिया में अभी भी है, तो कम से कम इंसान दिखा तो दे कम से कम आगे कि, या अगर कोई हेल्प हमारी होगी जब हम सब लोग यहाँ से जा चुके होंगे ऊपर, तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठंड की वजह से सिर्फ लोई कैंप में 16 बच्चों की, जबकि दूसरे कैंपों में 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। उसके बावजूद इंतजामिया नहीं जागा है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जी मेरे लड़के की ठंड की वजह से मौत हुई जी। 12 बजे जिसके परेशानी बनी। तो यहाँ पर कोई हेल्थ कैंप नहीं था, कोई मेडिकल कैंप नहीं था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं था? कोई डॉक्टर नहीं था। क्या आप डॉक्टर के पास लेकर गई थी उसको? डॉक्टर के पास गई, कई 1 घंटे बाद आई गाड़ी की, फिर लेकर गए बुढ़ाने। उसे बच्चे को करके क्या लगा कि इसे वहां से ले जाओ हॉस्पिटल में। इसे बहुत हुआ जब इसका वो हो गए, क्या लगे हम क्या लगे चलो वहां से, चलो दूसरे डॉक्टर में वहां से, क्या लगे हम आगे नहीं जाने के, क्या लगे हमें तो यहाँ लोग को इजाजत था, यहाँ लोग को यहाँ गए। हम लेकर बच्चे को अपने लेकर चल दिए वहां से। जब हम वहां से चल दिए तो डॉक्टर क्या लगा कि यहाँ से नहीं आगे बच्चों का। सर्दी का सितम और उस पर इंतजामिया की लापरवाही, अगर वक्त पर कार्रवाई नहीं की गई तो मौतों का ये सिलसिला और बढ़ सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में टेम्परेचर और कम होने वाला है। आलमी समय के लिए लोई कैंप मुजफ्फरनगर से कैमरामैन आसिफ और खालिद रजा खां के साथ शकील अहमद। आपने अभी ये रिपोर्ट देखी मुजफ्फरनगर दंगे में जिस तरह की हालत है, वहां पे कैंपों में जिस तरह के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, और उसके बावजूद अगर हम बात करें तो मरकजी सरकार जिस तरह से इस पूरे रवैये पे अड़ी हुई है कि नया एंटी कम्युनल लॉ वायलेंस बिल आ रहा है, ना कोई दूसरे इकदाम किए जा रहे हैं। हम पैनल से ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह के इकदाम अभी किए गए हैं वो काफी हैं मुजफ्फरनगर के हवाले से, और दूसरी बात ये कि अगर एंटी कम्युनल वायलेंस बिल आ जाता है तो इस तरह के जो फसादात हैं उसमें कमी आएगी और ये जो लोगों की हालत है क्या वो बेहतर होगी? सबसे पहले आदिब साहब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एंटी कम्युनल लॉ वायलेंस बिल आने की वजह से अगर पास हो जाता है, अगर वो लॉ बन जाता है, तो क्या इस तरह के फसादात में कमी आएगी? और अगर मान लीजिए कि उसके बाद भी फसाद होते हैं तो क्या उसके रिहेबिलिटेशन में या वहां पे जिस तरह की हालत अभी हमने देखी लोई कैंप में, उसमें कुछ बेहतरी होगी? देखिए, बिल को पहलू को थोड़ा अलग कर दीजिए। जो ये फसाद हुआ है मुजफ्फरनगर में, ये एक अजीब किस्म का फसाद है। जो गुजरात में हुआ उस पैटर्न पे ये फसाद हुआ है। शहरों में जब दंगे होते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते और थोड़ा सा कुछ फ्लेयर हुआ और लड़ाई दंगा हो गया। गांव की तहजीब यह है कि एक चौपाल में बच्चा पैदा होता है और सबके गोदों में रहता है, और जब मरता है उस वक्त वो कब्रिस्तान या मरघट जाता है। उस चौपाल में, उस माहौल में जहां बच्चा वहीं पैदा होता है, वहां ऐसी नफरतें हो जाएं, ये ऐसा दिल दहलाने वाला मंजर है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस बिल से पास होगा। ये तो पूरी जहनियत बदलनी पड़ेगी, इसमें तो पूरी सोच बदलनी पड़ेगी। नहीं तो इसमें आपका ये कहना है कि किसी एक लॉ से, किसी एक कानून से ये मसला हल नहीं होने वाला है। जिस तरह की खाई बनी है लोगों में, क्योंकि हुकूमतों का अगर खौफ बलवाइयों पर या ऐसे लोगों पर जो नफरतें फैला रहे हैं, उनके ऊपर अगर हुकूमत का असर खत्म हो जाए और वो किसी न किसी कानून के तहत, साथ ही साथ उसकी विल और उसकी हिम्मत चाहिए। अब ये जो ट्रेंड चला है
मैं समझता हूं ये आने वाले वक्तों के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि बिल्कुल पास की मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुजफ्फरनगर के 2 असेंबली सेगमेंट हैं, मैं जाता रहता हूं वहां। मैंने जो नफरतें देखी है मैं उसका तस्वुर भी नहीं कर पा रहा हूं। कह रहे हैं कि साहब हम तो बचपन से यहीं थे, भाई क्यों क्या हो गया? कह रहे कि साहब उन्हीं का खेत काटते थे, उन्हीं का घर उठा। तो ऐसी शक्ल में मैं समझता हूं ये क्या होगा, इसके लिए समाज को बदलने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ ये बिल से काम नहीं बनने वाला। अतुल जी, आपने बात सुनी अदीब साहब की, बहुत भावुक हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात वहां पे बने हैं, लोगों को जोड़ने की जरूरत है। आपको क्या लगता है जमीन पे किस तरह की चीजें की जाए ताकि ये जो दिल टूटे हैं और ये जो लोगों में खाई बनी है वो सिर्फ किसी कानून बनाने से दूर नहीं होगा, उसको किस तरह से पूरा किया जाए? देखिए, ये धार्मिक उन्माद ही नहीं है, एक धर्म के दूसरे धर्म के ऊपर हमला ही नहीं है, ये एक तरीके से इंसानियत के खिलाफ हमला है। और जो लोग भी इसके अंदर मुलविस रहे हैं उनकी एक सोची समझी सियासत और एक सोची समझी तफरका पैदा करने की एक उनकी नीयत है। अफसोस ये है कि हमारी सरकार को जिस तरीके से मजबूती क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? क्या करना चाहिए? मरोड़ कर इनकी गर्दन मरोड़ देनी चाहिए थी, उनको रगड़ देना चाहिए था, वो नहीं हो पाया और सरकार कहीं न कहीं इसी काम में फंस गई। दिल्ली लखनऊ, दिल्ली लखनऊ, लखनऊ दिल्ली, कौन जिना, ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? और इस मामले में कम्युनल वायलेंस बिल का वो हिस्सा जिसके अंदर जिम्मेदारी डाली जाए सरकारी ओहदेदारों पर, ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है। इस देश के अंदर सियासतदान लोगों को जो उनकी गलतियों पर तो जनता सजा देती है, लेकिन एक IAS IPS अफसर एक बार हो जाए तो 65 साल तक हटते नहीं और सबके इस पर सजा होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या हम इस पर भी गौर करें कि वोटों के लिए हम, जैसा अभी 5 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश के, हम वैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं? मैं फैजल साहब बहुत गहरा सवाल उठा रहा हूं। जमहूरियत में हरेक की भागीदारी हो, और एक बात समझिए, अगर आपका दिल चौड़ा है तो अलम और मूर्तियां सकरी गली से भी निकल जाते हैं, और अगर आपका दिल सकरा है, वसी नहीं है, तो बड़ी चौड़ी सड़कों पर भी अलम और मूर्तियां नहीं निकल पाती हैं। ये बात समझिए, से बड़ा दिल करना पड़ेगा और सरकार को मजबूती के साथ। हम 168 कंबल बांट रहे हैं, हम कंबल भी नहीं दे सकते बच्चों को बचाने के लिए। हमारी सरकार 4.5 लाख करोड़ रुपए की बजट पेश करती है उत्तर प्रदेश में, ये भी हम नहीं कर सकते। अतुल जी ये कह रहे हैं कि सरकार को दिल बड़ा करने की जरूरत है, और सरकार ने क्या किया? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप कंपनसेशन यूनिवर्सल कर दीजिए और बता दीजिए कि भाई जो आदमी मरेगा 20 लाख रुपया उसकी फैमिली को मिलेगा, अगर मकान जलेगा तो उसका फुल कंपनसेशन मिलेगा। दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे, बता दूं मैं आपको, जिस दिन ये गारंटी हो जाएगी। तो वही हम करने के लिए जा रहे हैं। जहां तक आपने बताया उसका बड़ा अहम मामला है, जो जिस पर अभी अदीब साहब ने बहुत सीरियस रोशनी डाली। 1947 के बाद सब जगह दंगे हुए, लेकिन वेस्टर्न यूपी में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। ये जो मुसलमानों और जाटों के बीच में एक मोहब्बत और एक पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन था, इसको एक साजिश के तहत, इसको एक साजिश के तहत तोड़ा गया है। और उससे बुरी बात यह है कि इसको तोड़ा गया है कम्युनल ग्राउंड्स पर। ये इतनी बड़ी डिससर्विस की है इस पूरे एरिया के लोगों के लिए। आप मेरी बात मान लीजिए, तोड़ा, अब ये मैं क्या बताऊं आपने? आप बताएं, आप कह रहे हैं किसी ने तोड़ा है, साजिश के तहत तोड़ा। भाई जिन लोगों ने दंगे की सिचुएशन को रोकने की कोशिश नहीं की, महीना भर तक वहां वारदातें होती रहीं, वो जिम्मेदार हैं इसके लिए। और क्यों किया? इसलिए कि अजीत सिंह को खत्म करना था, अजीत सिंह की पार्टी को खत्म करना था, ये मकसद था और हो गई खत्म। जो एक कॉम्बिनेशन वहां बन रहा था, अदीब साहब, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि दिलों को जोड़ने के लिए, देखिए मैं आपको बता दूं, कोई नेता और कहीं ऊपर से आसमान से फरिश्ते आके दिल को नहीं जोड़ेंगे, लोगों को खुद समझना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वेस्टर्न यूपी के अंदर जो इस इत्तेहाद को तोड़ने का काम किया है, अगर दोनों ने इसको नहीं समझा, दोनों का नुकसान है। माइनॉरिटी का कुछ कम है, मेजॉरिटी का ज्यादा है। चलिए, इसलिए उससे जो उनकी एक सियासी ताकत जो वक्त खत्म हो रहा है, डॉक्टर दीपिका से भी जान लें कि जिस तरह की हालात हिंदुस्तान में बने हैं और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का जो झगड़ा है, हिंदू और मुसलमान के जो फसादात हो रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए, इस खाई को पाटने के लिए आपकी पार्टी किस तरह की पहल कर सकती है और क्या होना चाहिए जमीनी हकीकत में?
देखिए फैसल साहब, ये बात राजनीति से ऊपर उठनी चाहिए और इसके लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत ये है कि नीयत साफ होनी चाहिए और मन में प्रेम भाव और शांति की विल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इन सारे कामों में, इन दोनों कामों क्या, सारे कम्युनिटीज में अमन और शांति नहीं होगी, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे शत्रु राष्ट्र केवल हमारा इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि केंद्र में पॉलिसी पैरालिसिस है और यहाँ पे जो हमारी कौमें हैं आपस में लड़ती रहती हैं, इसलिए हमारा देश आगे प्रगति नहीं कर पा रहा है। यहाँ सिर्फ नेक नियत की जरूरत है। नरेंद्र मोदी पड़ेगा, वक्त खत्म हो रहा है। मोदी जी कहते हैं कि अन दंगों में इस वेस्टर्न यूपी की एक बड़ी खास बात यह रही कि दंगाइयों ने, आतंकवादियों ने, अक्सरियत के दंगाइयों ने ये जो है दंगा खाली किया नहीं बल्कि कम्युनल वायरस गांव तक पहुंचा दिया। बहुत अफसोस, यही बात। नाजरीन, अभी खुली बहस में हम लोग बात कर रहे थे मुसलमानों के मसाइल के ऊपर, ये बात कर रहे थे कि एंटी कम्युनल वायलेंस बिल क्यों नहीं आ पाया और क्या उसके आने से ये दंगे हैं वो खत्म हो जाएंगे। सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन एक बात पे सबका इत्तेफाक दिखा कि अगर विल होगा तभी बिल आएगा और अभी विल की कमी कहीं ना कहीं दिख रही है। और ये भी लग रहा है कि जिस तरह के हालात बने हैं उसमें बिल से ज्यादा अहम यह है कि इस वक्त की किसी तरह से दिलों को जोड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन मीम अफजल ने एक बात बहुत सफाई से कही कि बिल का आना और कानून का बनना इसलिए जरूरी है कि जब तक लोगों को कंपनसेशन नहीं मिलेगा, जब तक लोगों को तहफ्फुज नहीं मिलेगा, तब तक ये माहौल नहीं बदलेगा। आज खुली बहस में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नए मौजू पर बातचीत होगी। मुझे इजाजत दें। आदाब। थैंक यू।